से ये सब कमरे में भी नहीं चल रहा है, कमरे में भी नहीं चल रहा, तो उस कमरे में 10 स्विच चल रहा है, एक भी नहीं चल रहा। अरे तो लाइट जाने के बाद नहीं चलता है ना, लाइट आने के बाद चल जाता है, यहाँ पर लाइट आने के बाद भी नहीं चलता है। वही चला गया। अरे गांव किताब कापी भी लिए गए होते थे, जैसे आप गया वैसे डायरेक्ट चला गया, बैग दे दिया था। अरे तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है यार, गांव गए थे, घूमने गए थे, ये हम कल बोला गया था ना कि आप जो है जहाँ भी लगाएंगे उसको लेके आएंगे। कहाँ थे बेटी, कहाँ है? सर हॉस्पिटल गए थे। दोबारा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन करके आए हैं।
ये हम लोग खाली आप लोग को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे जब तक आपको अपने काम नहीं करेंगे, है ना? अगर क्या है अरे हाँ नहीं बहुत है। फ्रिक्शन की बात कर रहे थे बेटा, फ्रिक्शन में आपको बेसिक थोड़ा सा बताया गया था, तो लिखे भी थे कौन वाला? एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो देखो कैसे करेंगे। इसका वेट आपका डाउनवर्ड काम करेगा बेटा m1 × g। टेंशन यहाँ यदि आपने दिखा रखा है, इसका भी वेट डाउनवर्ड काम करेगा m2 × क्या g। इसका भी वेट डाउनवर्ड काम करेगा m3 × g। बट ये वाला जो है बेटा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। जब ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे होगा तो कंडीशन में इस पे इसके वेट का कोई रोल मोशन में नहीं होगा, ना तो अपोज करेगा ना तो सपोर्ट करेगा। कोई भी बॉडी है अगर हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है उसके वेट का मोशन में कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन होनी चाहिए स्मूथ एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, m1 इधर है, t1 इधर है, यहाँ पे m2 इधर है, t2 इधर है। इस वेट का रोल है मोशन को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए, बट इस वेट का कोई रोल नहीं है। तो ये मोटर ना तो मोशन को सपोर्ट करेगा ना तो मोशन का अपोज करेगा। इस वाले के लिए क्वेश्चन आप बनाओगे, इसके लिए बेटा क्वेश्चन को ड्रा करेंगे तो देखो कंडीशन क्या बनना है। इसके लिए m1 k माइनस t1 इक्वल टू m1 × g। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा इस वाले ब्लॉक के लिए, क्योंकि यहाँ 8 kg है, यहाँ 5 kg है बेटा, इसलिए ये वाला डाउनवर्ड आएगा और ये वाला क्या जाएगा अपवर्ड, तो ये वाला राइटवर्ड जाएगा, होगा ना। तो ये कंडीशन हो गया पहले वाले ब्लॉक के लिए जो हैवियर है। इस वाले ब्लॉक के लिए आप बात करोगे, ये टेंशन जो इसे अपोज कर रहा था यही टेंशन मेरा यहाँ पे पुल करने का काम करेगा, और यहाँ ये T2 जो इसका अपोज कर रहा था यही T2 यहाँ पे क्या करेगा इसका इस वाले ब्लॉक का अपोज करेगा, क्योंकि T2 इधर रहेगा, T1 इधर रहेगा। अब कंडीशन में मोशन आपका राइटवर्ड हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मींस T1 की वैल्यू T2 से ग्रेटर होगा, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन आप बनाओगे, सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या T1 माइनस T2 इक्वल टू m2 × g। सेकंड बॉडी क्वेश्चन में बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस T2 ग्रेटर हो जाएगा T2 माइनस m3 × g इक्वल टू m3 × a। क्वेश्चन थर्ड, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गया, बचा m1 g माइनस m3 g। m1 g माइनस कितना m3 × g इक्वल टू, सभी में एक कॉमन है लिख देने बेटा m1 प्लस m2 प्लस क्या m3 × a। ये यहाँ पे कॉमन फैक्टर था, ठीक। नेक्स्ट के हिसाब करोगे बेटा, ये के वैल्यू निकाला, यहाँ देखो दोनों में g कॉमन हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन निकालोगे तो यहाँ से g कॉमन करेंगे, तो m1 माइनस m3 इंटू क्या g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कितना m3। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। कितने लोगों ने किया था भैया, कितने लोगों ने इस वाले पार्ट को किया था? चलिए फिर आप करिए। देखो दो चीज़ है, एक इन्वर्टर तो आप मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। केवल अगर टीचर के पढ़ाने से इंस्टीट्यूशन से अगर हो जाता तो सब लोग का हो जाता, ठीक। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करना शुरू करें, एक दिन में आप चेंज नहीं हो जाएंगे, ठीक। 18 घंटा घूम रहे जगह के 18 घंटा पढ़ने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे घूमना कम पढ़ना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर लास्ट तक बहुत कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, और अगर नहीं करोगे अपने आप को फिर वही कंडीशन होगी जैसे पहले
बाद में ले जाएंगे। ठीक, चलो देखो दूसरा T1 निकालना था बेटा। T1 फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो T2 फाइंड करने के लिए थर्ड है। तो ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फर्स्ट में आप रखो T1 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये इधर आ गया बेटा M1 जी माइनस M1 इंटू ए, वैल्यू पुट करो M1 की माइनस M1 इंटू ए। M1 ए की वैल्यू आपकी है M1 माइनस M3 इंटू जी अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। ये वैल्यू हो गया बेटा, यहाँ से इसको हम लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो एलसीएम ले रहे बेटा, ये M1 इंटू M1 तो क्या हो जाएगा? M1 इंटू M1 ये हो जाएगा बेटा M1 स्क्वायर, इसको क्या जी इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो आएगा प्लस M1 M2 इंटू जी। इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस M1 इंटू कितना M1 इंटू कितना M3 M1 इंटू M3 इंटू जी। और इसको ओपन करेंगे, इस वाले पार्ट को आप अगर ओपन करते हो तो ओपन करेंगे तो M1 इंटू जी तो आएगा माइनस M1 स्क्वायर जी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा कितना M1 M3 इंटू कितना। देखो दो फैक्टर यहाँ क्या देखिए, फैक्टर कैंसिल होगा, यहाँ पे M1 स्क्वायर जी M1 M3 जी M1 M3 नहीं चलिए प्लस में है, ये नहीं कैंसिल होगा बेटा। तो यहाँ पे आएगा M1 M2 जी और ये 2 M1 M3 जी हो जाएगा, तो आएगा M1 M2 जी प्लस 2 M1 M3 इंटू जी अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 प्लस M2 प्लस क्या हो गया M3। आगे आप देखिए यहाँ से देखो M1 M3 यानी M1 की कॉमन रहेगी, जब भी M1 की है यहाँ पे M1 की है तो M1 की कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे M2 और यहाँ पे आएगा 2 M3 बेटा। M1 की कॉमन कर दिया तो यहाँ पे बच रहा है क्या M2, यहाँ पे बचेगा क्या 2 M3 M2 प्लस 2 M3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। नहीं आया था जी, T1 की वैल्यू है, कितने लोग का T1 आ गया था? सही है गलत है? वैसे डाटा नहीं रखना है, डाटा जिसमें आपको M1 M3 दे दिया रख लीजिए, जो वैल्यू आएगी जी की वैल्यू ले लीजिएगा। ठीक, तीसरा आपको T2 निकालना था। T2 आप निकालोगे तो T2 की वैल्यू आप इस बार क्वेश्चन में रख दो, क्वेश्चन थर्ड, उसके बाद T2 की वैल्यू करोगे बेटा कलर चेंज करते लाइट बंद कर दीजिए। लाइट बंद कर दीजिए। T2 की वैल्यू फाइंड करना, इस वाले क्वेश्चन में आप लीजिए A की वैल्यू निकाल, तो ये उधर जाएगा राइट में तो प्लस हो जाएगा M3 इंटू जी प्लस M3 इंटू ए। अब यहाँ पे A की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन से फिर से पुट कर दीजिए तो आएगा T2 इक्वल टू M3 इंटू जी प्लस M3 इंटू देखो A की वैल्यू आई है M1 माइनस M3 इंटू जी अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। जैसे यहाँ पे एलसीएम किया था बेटा, ऐसा आप यहाँ पे भी एलसीएम कर लो तो T2 हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M1 M3 इंटू जी, इसका इसके साथ होगा बेटा M2 M3 इंटू जी, इसका करोगे M3 स्क्वायर इंटू जी। यहाँ से देखो ये वाला ब्रैकेट ओपन करो M1 M3 जी M1 M3 इंटू जी आएगा प्लस M1 M3 इंटू जी, और ये M1 M3 माइनस हो जाएगा M3 स्क्वायर इंटू कितना जी। कैंसिल होने वाला फैक्टर M3 स्क्वायर जी M3 स्क्वायर जी कैंसिल हो गया। आपके पास देखो M1 M3 जी 2 बार आ रहा है, वहाँ पे M2 M3 जी 2 बार आया था, तो ये होगा M1 M3 जी यहाँ है, यहाँ पे है, ये आएगा 2 M1 M3 इंटू जी प्लस M2 M3 जी एक बार है, अपान टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। इनमें से देखो M3 भी कॉमन है दोनों बेटा, तो M3 भी
बचेगा यहाँ पे 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया बेटा T2 की वैल्यू। तो यहाँ से T1 और T2 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। डाटा रख दीजिएगा, वो सब जो दिया गया है वहाँ से वैल्यू आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक हो जाएगा, जल्दी करिए। जरूर नहीं थी बेटा, मुझे दिक्कत आ गया। फ्रिक्शन चल रहा था बेटा, थोड़ा सा बताया गया था, कुछ लिखा भी था कि खाली ऐसा समझाया था? कंसंट्रेट होके सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आज ही खत्म करना है, ठीक, इसलिए बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बोला गया फ्रिक्शन का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक। कोई भी बॉडी है, अगर दो बॉडी है एक दूसरे के बेटा कांटेक्ट में है, उन पे रिलेटिव मोशन हो या होने की टेंडेंसी हो, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की क्या हो टेंडेंसी हो, तो उस केस में उनके बीच में एक अपोजिट फोर्स डेवलप होता है। उसी फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। हिंदी वालों ने पढ़ा हुआ घर्षण बल, ठीक। जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करती कर नहीं हो या करने वाली हो, करने की उसमें क्या हो टेंडेंसी हो, उनके बीच एक अपोजिट फोर्स डेवलप होता है, विरोधी बल उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक। कंडीशन क्या है, थोड़ा सा आपको क्या बताया था कि कोई भी बॉडी है, अगर फोर्स आप अप्लाई करेंगे बॉडी में जिधर मोशन की टेंडेंसी होगी बेटा फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट में होगा। जिधर बॉडी में मोशन की टेंडेंसी होगी फ्रिक्शन हमेशा उससे क्या होगा अपोजिट में होगा, ठीक। तो अगर बॉडी इधर की तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और इधर सरफेस से हैं, और अब याद रखेंगे यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे सभी रफ सरफेसेस की बात करेंगे, टाइम का आएगा बेटा, रफ सरफेस की बात करेंगे। दूसरी कंडीशन आपका होगा जो रफ सरफेसेस हो गया, अगर कहीं स्मूथ है स्मूथ आपको क्या होगा गिवन रहेगा, अगर स्मूथ सरफेस कहीं रहेगा तो आपको गिवन रहेगा, अदरवाइज आप में हम लोग क्या लेते हैं रफ सरफेस की बात करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पे आपका फोर्स अप्लाइड कर है राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होगा बेटा, तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी कि अगर इसके चलने की टेंडेंसी इधर हुई तो फ्रिक्शन इधर होगा। याद रखें फ्रिक्शन इज ऑटो एडजस्टेबल फोर्स, मतलब वो अक्सर एडजस्ट हो जाता है। आप अगर राइटवर्ड जाना चाहेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट जाना चाहेंगे तो राइट, फॉरवर्ड जाएंगे तो बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएंगे तो फॉरवर्ड, और हमेशा वो क्या होता है एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिधर टेंडेंसी जाने को होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो अगर राइटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर डेवलप होगा, लेफ्ट साइड में। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा इनके बीच में म्यू है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे करते होता है म्यू इनटू आर, आर की वैल्यू जो होगी वो mg के बराबर होगा, तो यहाँ की वैल्यू होगी म्यू इनटू कितना mg, एफ की जो वैल्यू होगी वो म्यू इनटू क्या हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। म्यू को कहते होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू कहलाता क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहलाएगा फ्रिक्शन कहलाएगा। तो इसी को हम लोग जान देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह देते हैं, म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। यह आपका फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, इसे हम लोग कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। यह क्या कहलाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाया, म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर होता है इसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं, आर को क्या कहते हैं इसी को रिएक्शन, आर नॉर्मल फोर्स भी बोला जाता है, आर नॉर्मल फोर्स, कौन सा फोर्स नॉर्मल पढ़ देंगे ना, ये नॉर्मल फोर्स भी कहलाता है। और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली जो वेट का इनवर्ट कंपोनेंट होगा उसके बराबर होता है, या सरफेस के इनवर्ट जो भी फोर्स उस पर एक्ट करेगा हमेशा उसके मैग्नीट्यूड वेग पर डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे आज इतना सरफेस पे रखा, यहाँ पे आपका वेट जो है डाउनवर्ड काम कर रहा है, रिएक्शन फोर्स आर है, आर की वैल्यू mg के बराबर। कल आपको बताया था अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखेंगे, अगर आपका इसका मास m है तो वेट बेटा mg डाउनवर्ड होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, इसे बोलेंगे mg क्या cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा mg sin थीटा। अगर यहाँ पे रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे तो mg sin थीटा के इक्वल होगा कि mg cos थीटा। इस केस में जो रिएक्शन फोर्स आपका होगा वो एक बार cos थीटा के बराबर होगा, तो ये रिएक्शन का काम करेगा। r की वैल्यू mg cos थीटा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाता है, r इक्वल टू कितना mg cos थीटा। तो यहाँ से दिखा देंगे, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करेंगे वेट की वजह से, ये जब की वेट की वजह से किधर आना चाहेगा, ये वेट इसे डाउनवर्ड आएगा, तो यहाँ पे अगर कोई बाहर से फोर्स आप नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर की तरफ, मतलब ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा या मोशन जिस डायरेक्शन में उसका होगा उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की बात हम लोग करते बेटा फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ की वैल्यू म्यू इनटू आर यहाँ भी होगा। अब आर की वैल्यू अगली बार किसके बराबर होगा mg cos थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू इनटू कितना mg cos थीटा। इस केस में अभी ये फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, जो हमारा किसी डिवाइस सरफेस पे रखा है तो ठीक। अब कल आपको बोला था कि फ्रिक्शन फोर्स को आगे हम दो टाइप में बांट देते हैं, एक होता है हमारा क्या स्टैटिक, दूसरा होता है काइनेटिक। फिर आगे के अंदर हम पढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन भी, ठीक, बट यहाँ पे मेनली हमारा जो डिस्कस किया जाता है स्टैटिक एंड काइनेटिक की बात करते हैं। तो जब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं बेटा, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हम लोग लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेकंड आपको हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। अब कंडीशन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जब बात करें कोई भी बॉडी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर किसी ब्लॉक पे आप बात करते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी पे जो अगर एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया तो फ्रिक्शन डेवलप होगा बिफोर स्टार्टिंग मोशन। जो कंडीशन होता है मोशन बेटा स्टार्ट होने से पहले जो फ्रिक्शन है अपोजिट फोर्स डेवलप होगा उसे क्या बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे काइनेटिक बोलोगे या स्टैटिक बोलोगे, स्टैटिक बोलेगी, स्टैटिक मतलब स्थिर पहले, जब तक सिस्टम गाड़ी स्थिर है यानी रुका हुआ है उस समय जो अपोजिट फोर्स डेवलप होगा उसमें हम लोग स्टैटिक बोलेंगे, और अगर बॉडी में मोशन स्टार्ट हो गया तो क्या बोलेंगे आप काइनेटिक बोलेंगे, ठीक। तो मोशन स्टार्ट होने से पहले जो अपोजिट फोर्स डेवलप होगा उसे टर्म देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे डिनोट करते हैं हम लोग एफएस से, ठीक। अभी बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो अगर यहाँ पे हम लोग
मास आपका m है तो वेट mg होगा। रिएक्शन फोर्स की आप बात करोगे, रिएक्शन फोर्स जो आपका होगा वो r होगा। r की वैल्यू जो होगी वो mg के बराबर होगा। हर एक का सरफेस पे रखा गया है, ठीक। ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स आपका हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मींस जब तक v की वैल्यू 0 है, मोशन स्टार्ट होने से पहले तक आपका जो अपोजिट फोर्स डेवलप होगा उसे फ्रिक्शन कहेंगे इसका। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं एफएस तो कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका एफएस होगा बेटा, ये होगा म्यूएस इनटू आर, यानी म्यूएस इनटू एमजी। तो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी वेरिएबल। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल होता है, डिपेंड्स ऑन अप्लाइंग फोर्स। जो हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू वेरी करता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है उसी को टर्म कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सुना होगा, इंजीनियर वालों ने पढ़ा होगा, सीमांत घर्षण पढ़ा भी ना हिंदी में, जिन्होंने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा या आपने पढ़ा होगा, तो उसे बोलते हैं सीमांत घर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। तो जो एफएयर होता है ना, ये के लिए कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट करिए बेटा। क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आपका किसका होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा, उसी को टर्म देंगे हम लोग क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू आप, अब एक स्टेटमेंट लिखिएगा, लिख रहे हैं आप लोग, तो इतना ही लिख लीजिए स्टेटमेंट क्या होता है, तो उतना कम से हम लोग कर लीजिए। हाँ लिखिएगा, द अपोजिंग फोर्स, पहले स्टार्टिंग में लिखिए द अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन है डालिए, द अपोजिंग फोर्स, स्टार्टिंग ऊपर लिखा ना। अब जो लिख लिए उनकी मजबूरी है नीचे लिखेंगे, जो नहीं लिखे वो स्टार्टिंग से लिखिएगा। द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन, द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस when they are either under relative motion, under relative मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करें, under relative motion, they are either under relative motion are having tendency to relative motion, are having tendency to relative motion, are having tendency to relative motion। ठीक हो गया। अब यहाँ से बेटा नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बोलेगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर आप ये लिखेंगे, फिर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन हेडी करके लिखेंगे, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक। अभी यहाँ तक आप नोट करिएगा, फिर आप टाइप लिख करके यहाँ से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा। जल्दी करिए। क्या दिक्कत है जी, नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा, हम है ना, तो हमने जैसा कौन सा वर्ड लिखना है, कहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके ऊपर, उसके नीचे लिमिटिंग फ्रिक्शन, LIMITING, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसा थोड़ा सा इसको हमने कंप्रेस कर दिया, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा। जब बोलते हैं तो समय में सुनते रहिए तो पता रहेगा किसका मतलब क्या है ना। जल्दी करो।
फ्रिक्शन, यहाँ तक का दिया है, नीचे के हेडिंग करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला हेडिंग करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, तेज बोलो बेटा। अभी आप पहले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लिख रहे हैं, उसमें आप स्टैटिक लिख लो, काइनेटिक लिख लो, पहला हेडिंग डालो स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके लिखने के बाद पहला हेडिंग करिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लिखिए यहाँ द अपोजिंग फोर्स develop between the opposing force develop between contact surfaces opposing force develop between contact surfaces before starting relative motion before starting relative motion between them अब ये फोटो बनाइए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ फिलहाल हो गया एम टी स्क्वायर वीवर तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वीवर जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे इसको, वीवर को, ठीक। दूसरा लिखेंगे क्वांटिटी भी लिखिए तब भी लिखा है, यही लिख लीजिए। यहाँ तो नोट करने वाले लिखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। अब बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर ए पेयर ऑफ contact surfaces is called limiting friction. Maximum value of static friction, maximum value of क्या है, static friction for a pair of contact surfaces is called limiting friction. नीचे लिखिएगा यह लिमिटिंग की जो वैल्यू होती है ये एफएस मैक्सिमम के बराबर होता है और यही वैल्यू हो जाता है मीवेस इंटू आर के बराबर। और अगर भाजिका सरफेस है तो आर की वैल्यू एम ले लीजिएगा, ठीक। ये केस आपका होता है, ये मैक्सिमम जो वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। यानी कि कहने में ये हो गया कि हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू डेवलप नहीं करता है। जैसे आपने ले लिया चलो फिर पीछे बेटा, ये आपका है, ये सपोज एट है, अभी हमने इसको फोर्स लगा रहे हैं तो कर रहे बट ये मूव नहीं किया, इसका मतलब हमने जो फोर्स लगाया बेटा वो इसे स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट टाइम में जो डेवलप हो रहा है उससे क्या है, कम है। अभी हमने फोर्स की वैल्यू पहले से ज़्यादा लगा रहे हैं, आपको तो नहीं पता चला, हम पहले ज़्यादा लगा, अभी भी नहीं चला, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी डेवलप हो रहा है बट पहले जो
तो क्या हुआ यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो गया, यानी कि जब मोशन स्टार्ट हो गया तो अब क्या हो गया, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, स्टैटिक क्या खत्म, मतलब जब तक वो रेस्ट में है तब तक स्टैटिक आएगा और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, जिस मैक्सिमम वैल्यू पे जैसे चलने वाला होगा उसी को आप नाम दोगे क्या, लिफ्टिंग। इससे अगर जरा सा एक्सीड करेंगे तो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, काइनेटिक में। तो ये कंडीशन आपकी होती है, लिफ्टिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या होता है, यहीं पे पॉइंट करके दीजिएगा, देखिए on increasing on एरो लगा के नोट करो वहीं पे, on increasing applied force on the body the value of static friction will also increases the value of static friction will also increases up to a maximum value and after it on again increasing increasing किसकी वैल्यू, अप्लाइड फोर्स, मोशन विल बी स्टार्ट on again increasing applied force, motion will be start and after it kinetic friction after it kinetic friction develop क्या होगा, on the body डेवलप ऑन द बॉडी। ठीक, अब हेडिंग करेंगे आप काइनेटिक फ्रिक्शन। एक चीज यहाँ पढ़ लीजिए, अच्छा तो देख लीजिए तब उसके बाद बताते हैं। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन जब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, बोला जाता है अपोजिट फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस वेयर बोथ ब्लॉक, यानी बॉडी विल स्टार्ट क्या, मोशन। अगर बॉडी में मोशन स्टार्ट हो गया है, मोशन स्टार्ट होने के बाद जो उसमें अपोजिट फोर्स डेवलप होगा बेटा उसे नाम देते हैं क्या, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब मोशन स्टार्ट होने के बाद जो अपोजिट फोर्स डेवलप होगा उसे नाम देंगे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे आप साइकिल ले लो, बाइक में नहीं पता चलेगा आपको, साइकिल ले लो, जब साइकिल आप चलाना स्टार्ट करते हो, जिस स्टेप पे साइकिल हम लोग बेटा चलाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आप देखते हो कि पहले आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और जब चलना स्टार्ट हो जाता है तो एक आपका क्या एक कांस्टेंट फोर्स लगाने जाते हो और आपकी साइकिल चलती जाती है कांस्टेंट स्पीड से। इसका मतलब जब चलना शुरू हो गया तब आपको स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए आपको उतने ही फोर्स की जरूरत है जितना उस समय आपको काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें क्या कर रहा है, बैक साइड में अप्लाई हो रहा है। एक मोशन स्टार्ट होने के बाद आपको उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए, मतलब हम घटा बढ़ा नहीं रहे, एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं, तो उस समय उतने ही हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जितना आपकी गाड़ी पे या साइकिल पे या कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। जैसे मान लो बाइक से हो, अब बाइक के कांस्टेंट मान लो 60 की स्पीड मेंटेन कर लिया, 60 की स्पीड मेंटेन करने के बाद गाड़ी 60 की स्पीड पे ही चल रही है, तो क्या फ्यूल नहीं बर्न होता है, पेट्रोल जलता है कि नहीं जलता है, जलता है ना, नहीं जलता तुम्हारी गाड़ी में, तुम ऐसा किए हो इसी बाइक में एक बार 60 की स्पीड मेंटेन तो फिर नहीं चलता है। तो उसके इसमें क्या होता है, यानी कि फ्यूल जो उस समय कंज्यूम हो रहा है वो फ्रिक्शन के अपोजिशन में जो फोर्स आपको अगर क्या रहा है, कार्य करना है, वर्क करना पड़ रहा है व्हीकल को, उस पर आपको एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक, तो उसी को हम लोग कह देंगे कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या होगा, देखिएगा द अपोजिट फोर्स develop between two
the opposing force develop between two contact surfaces when they are under relative motion. When they are under relative motion. जब वो रिलेटिव मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे उस समय जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा बेटा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक, फोर्स आपने अप्लाई किया, अपोजिंग फोर्स एक डेवलप होगा बेटा। इस केस में अगर ये वेलोसिटी इसमें यानी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे जो पोजीशन हो रहा है उसको हम एफ के से दिखाएंगे और एफ के इक्वल होगा म्यू के तो क्या एम जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है उसे म्यू के तो क्या कहेंगे, एम जी कहेंगे। और अगर आपका कैसा है स्टैटिक है तो वहाँ पे म्यू एस इक्वल आपका हो गया एफ की वैल्यू म्यू के इनटू म्यू एस इनटू क्या हो गया, यहाँ म्यू के इनटू एम जी के बराबर हो जाएगा। अब कंडीशन क्या हो रहा है इस केस में, क्या एफ की वैल्यू म्यू के इनटू एम जी, म्यू के क्या है कि बेटा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलोगे आप, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको कह लेते हैं। ठीक, तो ये केस आपका होता है, लेकिन तभी लगेगा बेटा जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं पे नीचे की स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के होता है बेटा। म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से किसी एक पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए ऑलवेज ज़्यादा होगा, इसलिए तो एफ एस आल्सो ग्रेटर देन क्या, एफ के। एफ एस की जो वैल्यू होगी वो एफ के से क्या होती है, ज़्यादा होती है। एफ एस ग्रेटर देन क्या होगा, एफ के होगा, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के है तो एफ एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। ठीक है, ये हरदम के लिए, हाँ ये हमेशा किसी भी, लेकिन वो पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए। जैसे मान लो हमने इसको डस्टर को लिया, कॉपी बेटा जैसे कॉपी है ना, अब इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी जो भी यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्टैटिक डेवलप होगा इसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक वाला हमेशा कम होगा, लेकिन इसी पर्टिकुलर पेयर, अब इसको ऐसा नहीं एक बार इस पर हम चलाएं दोबारा हम इस पर चलाएं तीसरी बार क्या गड्ढे में चलाएं, वो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए रिलेशन होता है। हो गया था, ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या होगा, जल्दी करेंगे। एक इस पर ग्राफ पूछा जाता है बेटा, ठीक, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और क्या जो हम लोग अप्लाइड फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और फ्रिक्शन के बीच में कैसे होगा, एक ग्राफ आपका होता है। तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे फोर्स की अप्लाई करेंगे वैसे वैसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करती है। जैसे जैसे फोर्स आप अप्लाई करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा और एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। उसके बाद बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, जो फोर्स नीडेड होगा पहले की तुलना में घट जाता है। तो अगर ग्राफ हम लोग बनाते बेटा तो ऐसे बनेगा, अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा मोशन के लिए हम लोग। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स हम लोग पहले बढ़ाएंगे क्या करेंगे,
फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब फ्लाइट फोर्स बढ़ाने से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाती है, इस लिमिट तक बढ़ेगी बेटा। एक पीक वैल्यू पे पहुंचने के बाद जो भी पीक वैल्यू होगी, ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो पीक वैल्यू होता है इसी को हम लोग क्या लेते हैं, क्या ये एफएस है, इधर क्या लग रहा है आपका एफएस, और ये जो वैल्यू होती है इसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये एफएस की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एफएस मैक्स हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे हम लिखो, पे लिखो, ये वैल्यू जो है इसको लिखिए एफएस मैक्स, एफएस क्या मैक्स, और एफएस मैक्स जो होता है वही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक। और उसके बाद जो जब ये मोशन स्टार्ट हो गया तो उस समय आपके जो क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, उससे हम लोग काइनेटिक कह देंगे। इसी को हम लोग कह देंगे एफ के, क्या कह देते हैं, एफ के कह देंगे। इसे तो कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, एफ के। अब इसके बाद ये क्या है, ये कॉन्स्टेंटली आपका आगे मूव करेगा, तो इसी को हम लोग कह देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे पहले हमारा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या एफएस मैक्स कह देते हैं। उसके बाद फिर बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाता है, और जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इसे कह देंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो गया और इधर टोटल में क्या है, बॉडी आपकी रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट यहाँ से जो रेस्ट वाला पोजीशन था वो आपका ब्रेक कर रहा है, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक ये रेस्ट की कंडीशन है। और इसके बाद क्या हो गया, ये मोशन आपका स्टार्ट हो गया। जैसे मोशन स्टार्ट होगा आपको जो फ्रिक्शन लग रहा था मैक्सिमम वैल्यू से घट जाती है, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ही ग्राफ आप बना लीजिएगा। क्या कह रहे हैं, एडिक्शन को एकदम खत्म किया जा सकता कभी नहीं, प्रैक्टिकली कभी नहीं, थियोरेटिकली खाली हम लोग पढ़ते हैं। अभी जो ट्रेन वाला बना है कॉन्सेप्ट, जो बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट बना है कि हवा में स्क्रीन बना लो यार, हवा में भी फ्रिक्शन होता है, बताओ। तो होता तो है, लेकिन जैसे नीचे वाला नहीं रहता वहाँ ना। क्या कह रहे हैं, जापान वाले अरे जापान में भगवान में नहीं बना सकते हैं, जापान के पास नहीं, उसमें फ्रिक्शन तो बहुत अब कम किया जा सकता है, जीरो नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि कम नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, बट जीरो नहीं किया जा। जैसे आप रोड पे भी कल हमने बोला था ना, रोड है, ये रोड गलियों वाले रोड से ज़्यादा स्मूथ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू गली वाले रोड से क्या है, कम है। अब इस रोड पे आप क्या करिए, ग्लास प्लेट बिछवा दीजिए, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, और भी घट जाएगा। उसी पे क्या मोबाइल आयर डलवा दीजिए, फ्रिक्शन क्या होगा, और भी घट जाएगा, बट तब भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब जो भी गड़बड़ाएगा तो बात की बात है, बशर्ते कभी भी वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग फ्रिक्शन को, क्या जीरो नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें कहीं टच ही नहीं रहता, पहिया ऊपर रहता हूँ, नीचे नहीं एयर फ्रिक्शन काम करेगा भैया, बिना टच की हवा में चलता है, पहिया नहीं करता। अरे कुछ नहीं हो, लेकिन कहीं से ना उसको क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच से चलता है, फिर भी कोई लिक्विड लगाता है, लगाता है, इसमें सपोर्ट ही करता है, रोड पे पड़े इसमें सपोर्ट ही करता है, कभी भी से जितना चीज चलता है, ये तो चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है,
अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या वो रुकता फिर? और ना ही एक राइट पाथ पे जा पाता, नहीं निकाला जाता। साइन हो गया बेटा सबका? अभी जवाब नहीं हुआ। इतना समझ गए? हो गया इतना? तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लीजिए क्या होगा ये बेस पे। आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लीजिए, अनपब्लिक डिमांड है। चलो देखो, तो बेटा टाइम अब इसे आज खत्म कर देना है। ठीक, और क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक, पढ़ाया जाए तो महीना भर भी कम होता है इस चैप्टर के लिए, बट देखिएगा, ये पहले केस के लिए है बेटा। पहले केस में हमने 30 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे केस में 50 लगा रहे हैं। ठीक, देखिए as shown in figure, determine acceleration develop acceleration develop in the block on applying horizontal forces acceleration develop in the block on applying horizontal forces पहले लिखो फर्स्ट F इक्वल टू 30 न्यूटन, सेकेंड F इक्वल टू 50 न्यूटन। एक बार 30 न्यूटन अप्लाई किया तब उस समय एक्सीलरेशन क्या होगा निकालना है। दूसरा 50 न्यूटन अप्लाई किया तब उस समय एक्सीलरेशन कितना होगा ये निकालना है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी करो। फर्स्ट टाइम 30 न्यूटन है, सेकेंड टाइम 50 न्यूटन है। साइन किसी का और बचा बेटा? किसी का साइन वाला बचा है? एक लोग कोई बचे हैं, समझ जाइए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हुए हैं 61, अटेंडेंस है 33, है ना? लोग क्यों रजिस्ट्रेशन करवा लेते जब इनको आना नहीं, है ना? पैसा भी करते हैं ना, गवर्नमेंट को पेनाल्टी लगाते हैं। हो गया? हमारे हिंदुस्तान में मुफ्त की चीज़ें जो हैं वो बहुत चल नहीं पाती। ठीक, क्योंकि लगता है किसी ने हमने कुछ तो दिया नहीं है तो उसकी वैल्यू वो रखता नहीं है। जब 50,000 1 लाख रुपये जमा करके बैठते तो बड़े सिंसियरली या बड़े रेगुलर टाइम पे पहुँचते और मन से सुनते हैं। ऐसा सोचते कौन सा हमारा पैसा लगा और सुन लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्या दिक्कत है ना जी। इसीलिए हम लोग को फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, और जिस दिन अगर दिमाग की चीज़ निकाल दी जाए उस दिन आप देखो गवर्नमेंट कॉलेजों में क्या स्टूडेंट क्या नंबर बहुत लिमिटेड है। आप जो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की बात कर लीजिए, प्राइवेट में उसके तुलना में कई गुना बच्चे हैं।
कारण यही होता है। हाँ? जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वही डॉक्टर जो अपने यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो हम 500 रुपया जाके दे के उसको दिखवाते हैं। वहाँ फ्री में देखता है तो क्या बिलीव नहीं होता कि सही से देखेगा। भैया पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे हम अपने यहाँ भी पढ़ाते हैं। अंतर ये है, यहाँ टाइम लिमिटेड है, वहाँ लिमिटेड रहता है, बस इतना ही अंतर है। मतलब वहाँ पे क्या हमें रोज़ 2 घंटा मिलता है, यहाँ पे क्या हफ्ते में ऑन एवरेज 4 दिन का 1.5 घंटा मिलता है। अंतर इतना ही है। बाकी जो एफिशिएंसी आपको बताएंगे वही एफिशिएंसी वहाँ भी रहती है। ठीक, अब उस टाइम घटेगा तो क्लियर सी बात है कि कुछ चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो अप्लीकेशन क्या होता है, क्वेश्चन घट जाते हैं। अब इतना पढ़ाने कम से कम 10 क्वेश्चन कराए होते हैं, अभी यहाँ पहला होता है। अंतर ये है। चलो देखो आया भैया, कितने लोग आ गए यहाँ बताओ, देखते हैं कैसे करेंगे। बड़े लिमिटेड लोगों ने हाथ उठाया है। भैया आप पहले 2 चीज़ें अभी बताए, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने खींच के दिखाया भी था। अगर आपके द्वारा फ्लाइट को उस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है तब तक ये मोशन स्टार्ट नहीं करेगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो क्या करेगा, मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक, गाना खुशी वाली आदतें छोड़ दो यार। हाँ? क्या कहानी सुना रहे भाई साहब? क्या कह रहे हैं? बगल में नीचे होटल है, थोड़ी फ्री के खुशबू भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? जैसे आपके नीचे इधर होटल चलता है तो वहाँ पे कुछ सफाई वफाई हो रहा होगा तो मुफ्त में भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलो ठीक हो गया बेटा, मतलब पढ़ा रहे हो नहीं ना, आपको जा रहा है। देखा बेटा, हेल्थ की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, अप्लाइड फोर्स पहले 30 न्यूटन है, दोबारा हमारा बेटा 50 न्यूटन। पहले केस के लिए फर्स्ट केस में आप लिखेंगे तो पहले निकालो बेटा एफएस की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी। यही आपको बताएगा कि मोशन होगा या नहीं। मोशन स्टार्ट होने के लिए डिसाइड करने के लिए पहले एफएस की वैल्यू मैक्सिमम निकाल लो। ठीक, तो एफएस मैक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यूएस इनटू कितना, एमजी। आर की वैल्यू यहाँ पे एमजी के क्या होगा, बराबर आधे का सरफेस पे है तो म्यूएस की वैल्यू 0.4, एम की वैल्यू 10 है। जी की वैल्यू यहाँ से ले लीजिएगा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए के वैल्यू हम 10 पुट करेंगे बेटा। तो 100 इनटू 4 दैट इज कितना, 40। एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 40 न्यूटन हो गया। हमने पहले केस में फोर्स कितना अप्लाई किया था, 30। तो क्या बॉडी चलेगी, और बॉडी चलेगी तो एक्सीलरेशन होगा क्या जी, हम इसको खींच रहे हैं, अभी चलाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो यहीं पे स्टेटमेंट लिखेंगे एफएस मैक्स ग्रेटर देन जब अप्लाइड, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, बॉडी डज नॉट स्टार्ट मोशन, बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं होगा तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू कितना, मोशन ही नहीं स्टार्ट हुआ तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये पहले केस का आंसर हो गया बेटा। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस देखेंगे। आपकी बात में अप्लाइड फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, तो 40 से ज़्यादा है ना, और 40 से ज़्यादा है तो मोशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सेकेंड केस में लिखेंगे यह अप्लाइड विल बी ग्रेटर देन एफएस मैक्सिमम। एफएस क्या, मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से आपका वैल्यू ज़्यादा है या कह लो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमारा वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, सो यह हैंड्स कर लो, हैंड्स बॉडी स्टार्ट मोशन, बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। कितने रोज लगा लिए थे याद रखो, एक्सीलरेशन कितना है भैया, गलत आ रहा है, सेकंड वाले में एक्सीलरेशन कितना है, 20। हमने फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा यूएस इनटू एमजी से निकाल लिया। वैल्यू आपने निकाला कितना रख के, 40। ये 40 न्यूटन रोकने का काम कर रहा है, कितना, ये रोकने का काम कर रहा है। और आपने पहले केस में लगाया कितना था, 30। तो क्या चलेगा,
नहीं चलेगा। तो ही का आपने एफएस मैक्स ग्रेटर देन एफ अप्लाइड एंड बॉडी डज नॉट स्टार्ट मोशन, इससे बॉडी पे मोशन स्टार्ट नहीं होगा। अब मोशन स्टार्ट नहीं होगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 रहेगी। दूसरा केस में बोला जा रहा था ये अप्लाइड ग्रेटर देन एफएस मैक्स है तो बॉडी में मोशन क्या होगा, है बॉडी स्टार्ट मोशन। अब मोशन स्टार्ट होने के बाद कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक, बॉडी स्टार्ट मोशन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन act on the body, act on the body, बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका वहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक। अगर काइनेटिक एक्ट करेगा तो उस केस में एफके हम लोग निकाल लेंगे बेटा। एफके की वैल्यू होगी न्यूके इंटू एमजी, न्यूके की वैल्यू 0.2, एम की वैल्यू 10 इंटू जी10 तो हो गया 20 न्यूटन। अब अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन और अपोजिट फोर्स 20 न्यूटन। 40 मत लगाना, 40 तब तक लगता है जब तक वो रुका था, चल पड़ा तो 20 लगने लगा, ठीक। अब केस क्या होगा, यानी इधर लगने वाला फोर्स हो गया बेटा ये 50 और यहाँ रोकने वाला कितना हो गया 20, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ माइनस एफ निकलते हमें करेंगे। तो अब की बात करेंगे एफ अप्लाइड माइनस एफ के इक्वल टू एन इंटू जी। एफ अप्लाइड 50 बेटा, एफ के हमने निकाल लिया कितना 20 इक्वल टू 10 इंटू ये वैल्यू हमारी आ रही 30 इक्वल टू 10 है, 30 इक्वल टू 10 है। ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 30 बाई कितना 10, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे, वैल्यू आगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तब सेकेंड केस में फर्स्ट केस में वैल्यू कितनी है 0 है। बात समझ आ गई। मतलब आपको जब भी चेक करना होगा मोशन स्टार्ट हुआ कि नहीं, आप पहले एफएस निकाल लेना। अगर एफएस से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तब तो मोशन स्टार्ट होगा, अगर नहीं ज़्यादा है तो उस केस में मोशन स्टार्ट नहीं होगा। एक चीज़ और पूछा जाता है, अगर पूरा के बेटा यहाँ पे 30 न्यूटन अप्लाई किया था, एफएस मैक्सिमम की वैल्यू 40 न्यूटन है, इस कंडीशन में कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा तो बताएगा। पहले केस में कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा, 40 या 50 या 30 या 20? 30। याद रखेंगे। अगर स्टेटमेंट पहले, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से बेटा कैसा है, कम है, तो उस केस में हमेशा उस स्टैंड पर फ्रिक्शन फोर्स उतना ही डेवलप होता है जितना हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक। तो यही लिखने के बाद एक बार एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। जल्दी करो। ये तो चेंज हो गया बेटा, कैसे होगा, क्या होगा, मोशन होगा या नहीं होगा, ठीक, कब होगा, ठीक। देख सकेंगे नोट लिखिए, नोट कर लीजिए, बोले अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स will be lesser than, if applied force will be lesser than, if applied force will be lesser than maximum static friction, जगह में चलो limiting friction will be lesser than maximum static friction, जगह में लिखेंगे क्या limiting friction, then friction force develop, then friction force develop on the body, then friction force develop on the body will be equal to applied force। इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए बेटा, will be equal to applied force, हो गया। यहाँ पे शायद खाली आप लेसर लिखा है ना, if applied force
क्या विल बी लेसर आर इक्वल, लेसर आर क्या इक्वल, लेसर देन आर इक्वल, लेसर देन आर इक्वल, हाँ ओ आर वाला, आर इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, देन क्या फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ऑन द बॉडी विच इक्वल टू क्या अप्लाइड फोर्स, मतलब उससे कम हो या उससे क्या हो बराबर, बराबर रहेगा तभी उतना ही डेवलप होगा। उस कंडीशन में क्या होता है जो अप्लाइड फोर्स होगा उससे के बराबर फ्रिक्शन फोर्स आपका डेवलप होगा, ठीक। उससे एक्सीड करेंगे तो बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मोशन स्टार्ट होगा क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें काइनेटिक में, और फिर बॉडी आपकी क्या करेगी मोशन स्टार्ट कर देगी, ठीक। ओके इतना का समझ गए हो गया ये। नेक्स्ट देखिएगा आपने एक पढ़ा होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक पढ़ा होगा एंगल ऑफ रिपोर्स, इसे तो पढ़े हैं एंगल ऑफ रिपोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्याकरण को और रिपोर्स की हिंदी क्या होती है भैया? हाँ एंगल ऑफ रिपोर्स की हिंदी विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोर्स तो घर्षण कोण। अभी तीन समझा दे रहे हैं क्या है, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा, दूसरा होता है एंगल ऑफ रिपोर्स। सुन लीजिए आप देख लो पहले एंगल ऑफ रिपोर्स, एंगल ऑफ रिपोर्स पी है बेटा, पी ओ एस टी, एंगल ऑफ रिपोर्स कहते हैं, क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोर्स। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोर्स बताएंगे, एंगल ऑफ रिपोर्स क्या होता है बताएंगे, एंगल ऑफ रिपोर्स, एंगल ऑफ रिपोर्स किसे कहते हैं? जहाँ से हम जिस एंगल से हम फोर्स लगा के खींचते हैं उसी को कर सकते हैं। हाँ जिस एंगल से हम किसी बॉडी को फोर्स लगा के खींचते हैं उसी को कर सकते हैं। और कोई एंगल ऑफ रिपोर्स देखो होता क्या था, टॉपिक है थोड़ा स्मूथ है, स्मूथ टॉपिक तो होता क्या है ना, जैसे सपोज है कि कॉपी के लिए हमने एक पॉइंट को रखा, ध्यान दीजिएगा जब समझाया गया तो वो मारेंगे इधर उधर नहीं, ठीक। मैं समझा रहा हूँ तो इधर उधर देख रहे हो, बाद में गायब हो जाएगा तो कहानी खत्म। बोल रहे हैं एंगल ऑफ क्या रिपोर्स की बात कर रहे हैं हम। ये अगर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इस केस में कभी भी इसमें मोशन नहीं होगा जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे। हमने क्या किया बेटा, एक साइड डाउन कर रहे हैं, दूसरा साइड देखो इंक्लाइन कर रहे हैं, एक साइड नीचा दूसरा साइड ऊपर। अभी हमें ये मोशन नहीं स्टार्ट हुआ, और बढ़ाएंगे अभी नहीं हुआ, देखो अभी और बढ़ाएंगे तो मूव कर गया। जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल से वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जिस पे ब्लॉक या बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट कर देता है, क्या कहता है, जिस पे बॉडी जस्ट मोशन क्या करता है स्टार्ट कर देता है, उसे को हम लोग कह देते हैं एंगल ऑफ रिपोर्स। द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट विच ठीक है बॉडी जस्ट स्टार्ट टू क्या स्लाइड, यानी जस्ट स्टार्ट टू मोशन, इसका एंगल ऑफ क्या रिपोर्स, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोर्स कहते हैं, ठीक। दूसरा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है हॉरिजॉन्टल पे, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस में किसी बॉडी पे आपने रखा है तो जो आपने फ्रिक्शन फोर्स उस पर डेवलप होगा, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो इससे नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल बनाएगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अभी फोटो से समझाएंगे तो समझ जाइएगा। देखो पहले एंगल ऑफ रिपोर्स देख लेते हैं। ये जो एंगल है, जिस एंगल पर ब्लॉक क्या करेगा मोशन स्टार्ट करेगा। सपोज अगर हमने यहाँ पे रखा है ब्लॉक, जैसे मोशन स्टार्ट करने के लिए जैसे जैसे आप इसको रखोगे ना, इसका वेट कहाँ काम करेगा डाउनवर्ड, इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर रहेगा अपवर्ड। इसका वेट के दो कंपोनेंट आपको बताया गया, इधर अगर एंगल थीटा इंक्लाइनेशन में भी हमेशा थीटा ही रहेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से आ गया जी, ये कंडीशन होगा आपका एम जी कितना कॉस थीटा, ये हो गया क्या एम जी साइन थीटा। एक हो गया एम जी कॉस थीटा, दूसरा हो गया क्या आपका एम जी साइन थीटा।
ये mg sin थीटा इसे नीचे लाना चाहेगा बेटा और ये इसे रोकना चाहेगा। जिस एंगल पे f की जो वैल्यू है वो mg sin थीटा के क्या हो इक्वल हो, उसी एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज करते हैं। द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट विच बॉडी जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड या मोशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्या रिपोज। अगर इस एंगल से कम एंगल रहेगा तो कभी भी स्लाइड, जैसे हमने पॉइंट को दिखाया ना, पॉइंट तब स्लाइड करना स्टार्ट किया बेटा जब एक मैन में उसके वेट का डाउनवर्ड कंपोनेंट जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है उससे क्या हो जाए इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर तब वो मोशन स्टार्ट करेगी। लेकिन लिमिटिंग कंडीशन होगी जस्ट वो जब बैलेंस होगा। ठीक, तो लिखेंगे एंगल ऑफ रिपोज, ये लिखा है एंगल ऑफ रिपोज लिखिएगा। द एंगल फ्रॉम the angle of inclined surface कर दो। The angle of inclined surface, the angle of inclined surface, the angle of inclined surface from the horizontal, the angle of inclined surface from the horizontal at which body at which अरे लाइट इजी ले आओ, at which body क्या just start motion, क्या बोलो स्लाइडिंग, just start motion या उसके पर नाम क्या देते हैं बेटा स्लाइडिंग। जस्ट जिस एंगल पे बॉडी जस्ट क्या करेगा मोशन स्टार्ट करेगा, स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, डायग्राम बना लीजिएगा। इस कंडीशन में यानी f की जो वैल्यू होगी बेटा वो mg sin थीटा के बराबर होगा और रिएक्शन फोर्स हमारा r की वैल्यू mg cos थीटा, तो f की वैल्यू होगा म्यू इनटू mg cos थीटा इक्वल टू mg बेटा sin थीटा। देखो mg और mg क्या होंगे दोनों साइड से कैंसिल आउट, तो म्यू की वैल्यू हो गई sin थीटा अपान cos थीटा, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे tan थीटा, यानी कि दैट इज tan थीटा की जो वैल्यू आ गया ये म्यू हो गया, तो थीटा की वैल्यू होगा क्या tan इनवर्स 1 इनटू क्या म्यू। इसी को थीटा को कह सकता है एंगल ऑफ रिपोज, वेयर थीटा जो होगा उसी को नाम देते हैं क्या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, वेयर थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये किस आपका हो गया, इसी को नाम देते हैं लोग क्या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? जिस एंगल पे कोई भी बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे जस्ट स्टार्ट हो जाएगा स्लाइडिंग, उसी को टर्म देते हैं एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट करेंगे चलिए पुराने टाइम पे पहले के टाइम पर लोगों में जब पहले के बाद मतलब हम लोग जब पढ़े थे उस टाइम पे खाली एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता था और एंगल ऑफ रिपोज को ही पढ़ाया जाता था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक,
फिलहाल बाद में वो सब डिवाइड हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। फार्मूला सेम मिलेगा, बैरल सेम मिलेंगे, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक, देखो क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये भी बॉडी है बेटा, वैसे याद रखेंगे जो फ्रिक्शन लगता है वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है। ठीक, कि हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए हम कॉन्टैक्ट के अलावा ना लगाएंगे। ठीक, तो कंडीशन क्या हो रहा है, हमने अप्लाइड फोर्स लगाया बेटा इधर से, ये अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स सपोज दैट यहाँ नहीं लगता कॉन्टैक्ट पे है, ध्यान रखेंगे। अगर कोई पूछे भैया यहाँ फ्रिक्शन लगता नहीं है, हमेशा कहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है, बट एंगल ऑफ क्या फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग वहाँ दिखाते हैं। ठीक, तो ये हो गया फ्रिक्शन। इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा तो रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा भैया, ऊपर की तरफ। इस रिएक्शन फोर्स और इस फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों का एंगल कहते हैं परिणामी, वो बेटा कहीं यहाँ से पास आउट होगा। इसे हमने कह दिया एफ आर, यानी रिजल्टेंट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स और इसका रिएक्शन फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एफ आर। ठीक है, टंकी लेके आया करो, हमें 17 बार पानी दूंगा पीते हो यार। कंडीशन क्या है, ये आर है, ये रिएक्शन फोर्स एफ है। ठीक, ये बच्चे नहीं तो मैं जैसे मैडम इधर होती हैं बच्चे एक पाई लगा लेते हैं। ठीक, इतनी स्टैमिना रखते हैं, 2 घंटे खड़े रहो, 4 घंटे ड्यूटी लग जाएगी, घर में क्या करोगे। आप वैसे मेजर होते ना 8-8 घंटे डॉक्टर हार्ट नहीं पाता है। ठीक है, अब तुम लोग को 10 मिनट में बटन चाहिए। एफ जो आपका हुआ है ये रिजल्टेंट फोर्स है, इनके बीच का जो एंगल होगा बेटा ना, क्या होगा, जो एंगल होगा ये इसे कहेंगे एंगल ऑफ क्या, ये फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। क्या पता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, यानी कि जो रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका और क्या नॉर्मल रिएक्शन जो है उनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, लिख लीजिएगा, देखिए द एंगल तुम्हें मार्क करेंगे। देखो एंगल ऑफ क्या फ्रिक्शन, देखो बच्चे इनको नहीं प्यास लग रही है ना, अंदर वाले सर आगे है तो मना कर दे राधे। हाँ पक्का है, तो आपने कोई डिस्टर्बेंस नहीं। चलो भैया शांत रहो, अभी बाद में पानी पी लेना। हाँ, आप एक बार पी के बैठिए आराम से, 1 घंटा पढ़ सकते हैं। बोलना ज़्यादा थोड़ा सा मुझे दुखता है, तुम्हें तो सुनना है। चलो क्या लिख रहे थे बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो लिखिएगा द एंगल between resultant of angle between resultant of किसके फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स resultant of friction and normal force to the normal reaction is called क्या रहेगा, क्या कहेंगे उसे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डायग्राम बनाने के यहाँ से दिखाएंगे। अब कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बेटा, अगर मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, किसके बीच में, इसके साथ में निकालना है। ये एंगल चाहिए, तो tan थीटा बराबर आपने पढ़ा परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस होता है, यही पढ़ा है ना भाई। अगर ये ट्रायंगल ले लिया जाए तो इसका परपेंडिकुलर काम ये करेगा, बेस का काम ये करेगा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है। तो वहाँ से अगर आप निकालोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू एफ अपॉन आर। एफ की वैल्यू होगा म्यू इंटू आर और नीचे हो गया आर, आर क्या हो गया कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू के बराबर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जो वैल्यू बेटा हमने यहाँ निकाला था ना, यहाँ निकाला था वही वैल्यू ये भी आता है। ये वैल्यू दोनों सेम होते हैं,
कंडीशन अलग अलग है, इसीलिए पहले के टाइम पे एक के नाम पर से पढ़ लेते थे दोनों को। ठीक, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है बट फार्मूले दोनों के क्या मिलते हैं, सेम सेम मिलते हैं। ठीक, एक को कहते हैं एंगल ऑफ रेपो, दूसरे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ लिया? चलिए चलो, अब 5 मिनट में क्या क्या खत्म किया जाए? बहुत कंडीशन है यार, केसेस क्या होते हैं, डिफरेंट केसेस में हम लोग फ्रिक्शन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कुछ कंडीशन दे लीजिए, नहीं होगा तो इसका कुछ मेहनत करते हैं देखिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस बचे हुए हैं। नेक्स्ट केस मतलब है, अगर हमें कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन हो रहा है, तो सेक्शनल सरफेस पे उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक, तो लिखिएगा, motion of connected motion of block on rough surfaces, connected motion of block on rough surfaces, connected motion of block on rough surfaces, connected motion of block on rough surfaces। रफ सरफेस से अगर मोशन हो रहा है, जैसे बॉडी का कनेक्टेड है, तो वो कैसे होगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लीजिए, सपोज बेटा M1 है, M2 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे यहाँ दोनों के लिए हम लोग म्यू लेते हैं, दोनों बॉडी और सरफेस के बीच में म्यू है। इसके यहाँ पे टेंशन आपका T है और यह अप्लाई किया जा रहा है। कंडीशन क्या दिया है, एफ विल बी ग्रेटर देन F1 प्लस F2, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होगा उससे ज़्यादा है, तो उस केस में मोशन बेटा स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा, मोशन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर सपोज है कि ये एक्सीलरेशन से बड़ा सा आपका मूव कर रहा है, तो पहले वाले केस में लिखेंगे, जिसके लिए क्वेश्चन बनाओगे, तो यहाँ पे इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा। सपोज है इस पर F1 काम कर रहा है, इस पर F2 काम कर रहा है। पहले वाले ब्लॉक पे F1 है, दूसरे वाले ब्लॉक पे कितना है, F2 है। ये फ्रिक्शन हमारे काम करे F1 एंड F2। कंडीशन क्या हो रहा है, पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पे F1 और F2 ये इनकी वैल्यू जो है, रिलेशन आपको दिया है F अप्लाइड की जो वैल्यू है, यानी कि F अप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर देन क्या है, F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 से ज़्यादा तभी मोशन आपका स्टार्ट होगा। ठीक, F1 प्लस F2। और याद रखिए कि जब तक आपको स्पेसिफिक अब ये ना कहा जाए कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तब तक हम जो F दिया रहेगा उसी के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन में। वहाँ पे इसमें जोड़ देना कि काइनेटिक वाला हुआ, स्टैटिक वाला हुआ, जो गिवन है डाटा उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे। अगर स्पेसिफिक करके दिया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक कितना है, काइनेटिक कितना है, तब वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो डाटा दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके लिए क्वेश्चन में बनाएंगे। देखो आगे पुलिंग फोर्स बेटा F है, अप्लाइड फोर्स, पीछे की तरफ आपका टेंशन है और क्या F1 है। इस वाले के लिए ये वाला खींचने का काम करेगा, पुल कर देगा, और ये F2 जो होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए जब आप लिखेंगे बेटा, तो होगा F2 A माइनस, ये हमारा अप्लाइड है, माइनस T माइनस F1 इक्वल टू M1 इंटू A, पहले वाले ब्लॉक के लिए। दूसरे वाले के लिए T पुट करेगा और F2 अपोज करेगा, T माइनस F2 इक्वल टू T कैंसिल। तो ये F अप्लाइड माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू M1 A प्लस M2 A। देखो यहाँ से अगर माइनस ब्रैकेट हम लोग कॉमन कर लें, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा F1 प्लस F2। माइनस अगर कॉमन कर लोगे तो ये आएगा F1
प्लस F2 हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से कॉमन कर लो ये M1 प्लस M2 इंटू कितना ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक ही वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है ए इक्वल टू हो जाएगा यह अप्लाइड माइनस ब्रैकेट में F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2। अब फार्मूले में F1 और F2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देखो क्या आएगा, ए की वैल्यू होगी F अप्लाइड ये हो जाएगा बेटा F अप्लाइड माइनस इसकी वैल्यू जो होगी म्यू इंटू M1 इंटू जी प्लस म्यू इंटू M2 इंटू जी अपान पूरे का बाई है M1 प्लस M2। इनमें देखो आपका म्यू जी कॉमन हो गया तो ए की वैल्यू आ जाएगी F अप्लाइड, ये बार अप्लाइड है यहाँ पे माइनस म्यू जी कॉमन कर लो M1 प्लस कितना M2 अपान M1 प्लस M2। इसी को अगर बाइफरकेट करेंगे दोनों वाला तरफ ए की वैल्यू आ जाएगी F अप्लाइड अपान M1 प्लस M2 F अप्लाइड अपान M1 प्लस M2 और ये म्यू जी इंटू M1 प्लस M2 अपान M1 प्लस M2 तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा हमारा कितना ए की वैल्यू F अप्लाइड अपान M1 प्लस M2 माइनस म्यू जी की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, ठीक। ये चीज़ आपकी होती है एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा निकल जाएगा। एक्सीलरेशन निकालेगा, टेंशन निकालना है तो किसी एक क्वेश्चन में रख दीजिए आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर टेंशन निकालना है तो टी सेकेंड में करोगे तो टी की वैल्यू हो जाएगी बेटा टी इक्वल टू ये इधर चला आएगा तो आएगा F2 प्लस M2 इंटू ए। F2 की वैल्यू है म्यू इंटू M2 इंटू जी प्लस M2 इंटू अब इतना बड़ा फैक्टर आपको देखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे तो थोड़ा कैलकुलेशन इसका बड़ा बनेगा M1 प्लस M2 माइनस म्यू जी माइनस क्या हो गया म्यू जी। अब इसको थोड़ा स्टार्ट कर दें जगह नहीं होगा। यहाँ से निकालो तो टी की वैल्यू हो गया एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम हो गया बेटा M1 प्लस M2। ध्यान देना क्योंकि कई फैक्टर का यहाँ पे एलसीएम है, एक तो इसका साथ एलसीएम होगा तो इसके दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा म्यू M1 M2 की प्लस M2 से करोगे तो म्यू M2 स्क्वायर इंटू जी। इसको हम लोग ओपन करना है थोड़ा सा, तो इसको ओपन करेंगे M2 इंटू F M2 इंटू क्या प्लस M2 इंटू F अप्लाइड, ठीक। अब आने वाले M2 इसके पीछे पहले ही है और यहाँ पे जब लिखेंगे इसके लिए करेंगे तो यहाँ से M2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये M1 देखो ये फैक्टर इसके नीचे नहीं था तो M1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस माइनस है ना। यहाँ पे आएगा तो इसको करो देखो M2 इंटू म्यू जी अपान M1 ये हो जाएगा माइनस M1 M2 म्यू जी और ये भी माइनस इसके साथ में जब करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे M2 स्क्वायर माइनस यहाँ ऊपर लिख देना बेटा जगह नहीं है, ठीक। माइनस हो जाएगा कितना M2 स्क्वायर इंटू म्यू जी। देखो तो कैंसिल होगा ये M2 स्क्वायर ये M2 स्क्वायर म्यू जी और ये M2 स्क्वायर म्यू जी ये दोनों कट गया। यहाँ से है म्यू M1 M2 जी यहाँ पे है म्यू M1 M2 जी ये भी कट गया। बचा हमारा क्या टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई M2 इंटू F अप्लाइड अपान M1 प्लस क्या तो यहाँ से टेंशन हम निकालेंगे, ठीक। थोड़ा सा शॉर्ट क्रिटिकल तरीके ये कंडीशन आपका होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा आप इसके क्वेश्चन का हटा दीजिए। अभी कंडीशन और भी बहुत सारे हैं जो प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं। मैंने होगा तो एक लेक्चर लेकर बाकी कंडीशन करवा देंगे जैसा
अच्छा है फिर आप चलिए इतना कर लीजिए।